हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संकेत खानवे और आज हम कुछ ऐसे साइंटिफिक टूल्स डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू लूज फैट एंड गेट लीन। काफ़ी लोग फैट लॉस करना चाहते हैं और जनरली हम ये जानते हैं कि टू हाई बॉडी फैट परसेंटेजेस आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकते हैं। काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं वेट लूज करने के लिए, पर स्पेशली स्ट्रगल करते हैं बॉडी फैट लूज करने के लिए। आज हम फैट लॉस के लिए कुछ ऐसे पावरफुल टूल्स डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुने होंगे, और जिन्होंने सुने भी होंगे उन्हें वो एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है ये नहीं पता होगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल मेटाबॉलिक साइंस का, दैट इज कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, यानी कितने कैलोरीज आप खाते हो वर्सेस कितने कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करती है। ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूला है जनरली फैट लॉस और वेट मैनेजमेंट का। और ऑब्वियसली अगर मैं इस इंपॉर्टेंट रूल को एड्रेस ना करके बाकी के टूल्स डिस्कस करने लग गया तो वो सही नहीं होगा। सो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज इंजेस्ट कर रहे हो एज कम्पेयर टू जितनी आपकी बॉडी बर्न कर रही है, तो आप वेट गेन करोगे। और स्पेशली अगर आप फास्ट वेट गेन करोगे तो हाई चांसेस है कि मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वेट जो आप पुट ऑन करोगे वो फैट टिश्यू ही होगा। और अगर आप कम कैलोरीज खा रहे हो एज कम्पेयर टू जितनी आपकी बॉडी बर्न कर रही है तो आपका वेट लॉस होगा। लोग कई अलग अलग टाइप्स के डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कार्ब साइकिलिंग, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप अपनी डाइट के साथ कंसिस्टेंट रहते हो और कंसिस्टेंटली एक कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करते हो, देन इट डजेंट रियली मैटर कि आप कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हो, आप वेट लूज करोगे। अभी वो जो वेट लॉस होगा उसमें से पर्टिकुलरली फैट कितना होगा ये डिपेंड करेगा वैरायटी ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। हमारे बॉडी के अंदर फैट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे विसरल फैट जो हमारे विसरल ऑर्गन्स के अराउंड होता है, सबक्यूटेनियस फैट जो हमारे स्किन के नीचे होता है। काफ़ी लोग जब फैट के बारे में सोचते हैं तब वो ये सबक्यूटेनियस फैट के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये जो कैलोरी बर्न वाला पार्ट है इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो टू बर्न मोर बॉडी फैट इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज एंड फूड। इस वीडियो के थ्रू मेरा ये गोल रहेगा कि जब आपका ये एपिसोड देख के हो जाए तब आप ऐसी कई नई चीज़ें सीख चुके हो जो अगर आप अपने फैट लॉस रेजिमेंट में इंक्लूड करोगे तो वो आपके फैट लॉस के प्रोसेस को काफ़ी हद तक एक्सेलरेट कर सकती है, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा वो सभी साइंस एंड रिसर्च बैक टूल्स रहेंगे। सो ये कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट वाले फंडामेंटल फार्मूला के बाद सबसे पहला टूल है स्लीप। सो अगर आप कोई कैफीन कंटेनिंग स्टिमुलेंट्स जैसे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो, जो कि फैट लॉस के लिए अप टू सम एक्सटेंट बेनिफिशियल है, पर अगर आप उन स्टिमुलेंट्स को ज़्यादा ही अमाउंट में ले रहे हो या फिर लेट इन द इवनिंग ले रहे हो विच इज़ क्लोज टू योर बेड टाइम, और वो आपके स्लीप के साथ इंटरफेयर कर रहा है, देन दैट्स नॉट गुड। Because good quality of sleep and sufficient amount of sleep both are very important for a healthy metabolism and therefore for fat loss. Maximum healthy लोगों के लिए adequate amount of sleep है at least 7 to 9 hours per night. Overeating and inadequate exercise के साथ साथ sleep deprivation भी एक risk factor है for becoming overweight. Sleep, leptin और ghrelin जैसे हार्मोन के levels को affect करती है। ग्रेलिन हमारे स्टमक के सेल से सिक्रीट होता है और फास्टिंग के वक्त इसकी लेवल्स बढ़ जाती है। लेप्टिन हमारे फैट सेल से सिक्रीट होता है और वो हमारे ब्रेन को सटाइटी का सिग्नल देता है, जैसे हमारा पेट भर चुका है और हमें और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम सफिशेंट गुड क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं तब हमारा ब्रेन लेप्टिन के इफेक्ट्स को कम कर देता है और ग्रेलिन के इफेक्ट को बढ़ा देता है, विच इज़ अ एपेटाइट स्टिमुलेंट, जिससे हमें भूख लगती है। ये जो एक्टिविटी हो रही है इट एक्सप्लेन्स नाइट टाइम स्नैकिंग, यानी अगर आप लेट नाइट जाग रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर जनरली सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हो, पॉइंट इज कि इन हार्मोन्स की वजह से लेट नाइट ओवर ईटिंग हो सकती है। लेस अमाउंट ऑफ स्लीप विल मेक यू टायर्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके फिजिकल एक्टिविटीज की लेवल्स कम होती जाएगी और आप वेट गेन करोगे, क्योंकि ना तो आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न कर रहे हो और ना ही मसल मास गेन कर रहे हो जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़े। स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से बॉडी लेस अमाउंट में इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है। एडिशनली स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। सो फर्स्ट टूल इज टू गेट एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप। बेसिकली फैट लॉस एक 2-step प्रोसेस है। फर्स्ट फैट मोबिलाइजेशन एंड देन फैट ऑक्सीडेशन, दैट इज यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहली स्टेप जो होनी चाहिए इन फैटी एसिड्स को बर्न या यूज होने के लिए वो है फैट मोबिलाइजेशन, यानी जो हमारा सबक्यूटेनियस या विसरल फैट है वहां से इस फैट को मोबिलाइज करना ताकि हम उसे एनर्जी के लिए यूज कर सके। उसके बाद सेकंड स्टेप दैट इज फैट ऑक्सीडेशन, क्योंकि पहली स्टेप में हमने सिर्फ फैटी एसिड्स को फैट सेल्स से बाहर निकाला है, अभी तक उन्हें बर्न नहीं किया है। अभी आपको उन्हें ऐसी जगह लेके जाना है जहां वो एटीपी दैट इज एनर्जी में कन्वर्ट हो सके।
अगर आप सिर्फ फैट को मोबिलाइज करते हो और उसे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हो, दैट इज ऑक्सीडाइज नहीं करते, तो वो वापस बॉडी फैट में जाके स्टोर हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहले फैट को मोबिलाइज करना है और फिर ऑक्सीडाइज करना है। तो ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो ये स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फैट मोबिलाइज हो और फिर बाद में यही फैट जाके ऑक्सीडाइज हो जाए। हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बायोकेमिस्ट्री ऑफ फैटी एसिड्स में। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको पहले फैट को मोबिलाइज करना है और फिर ऑक्सीडाइज करना है। एड्रेनालिन एक ऐसा हार्मोन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन फैटी एसिड्स का कन्वर्जन करता है एटीपी दैट इज एनर्जी में। कुछ स्टडीज हुई है जो ये सजेस्ट करती है दैट सिंपली मूविंग अलॉट थ्रू आउट द डे, चाहे वो वॉकिंग हो या अगर आप ऐसे चेयर पर बैठे हुए हो, तो सिंपली अपने पैरों की ऐसी बाउंसिंग मूवमेंट्स करते रहना, यानी ऐसे स्टेडी बैठने के बजाय अगर आप किसी तरह की मूवमेंट कर रहे हो, देन इट कैन कॉज 20 to 30% मोर वेट लॉस। ये एक पावरफुल टूल है जिसे यूज करके आप द अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न वाले पार्ट को बढ़ा सकते हो बिना कोई हार्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जैसे रनिंग या साइकिलिंग किए। रनिंग या कोई और कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस के अपने फायदे हैं और वो आपको करनी भी चाहिए अगर आप कर सकते हो, पर यहाँ हम कोई और टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की क्लास में या कहीं और बैठने के बाद उनके पैरों की ऐसी कंटिन्यूस बाउंसिंग मूवमेंट चल रही होती है। मुझे याद है एज अ स्टूडेंट जब मैं क्लास में बैठता था, या इवन अभी भी जब मैं चेयर पर अगर किसी काम के लिए बैठता हूँ, तो मेरे पैरों की ऐसी सटल बाउंसिंग मूवमेंट्स करते रहना मेरे लिए कॉमन है। सो ऐसी मूवमेंट्स जिन्हें हम फिडजेटिंग कहते हैं, ये स्टिमुलेट करती है एड्रेनालिन रिलीज को, और फिर एड्रेनालिन फैट को मोबिलाइज करता है और यही फैट जाके ऑक्सीडाइज होता है हायर रेट्स में। दिस इज इंटरेस्टिंग। विदाउट डूइंग द यूजुअल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस दैट वी डू फॉर फैट लॉस, जस्ट स्टैंडिंग अप एंड वॉकिंग या जस्ट थ्रू आउट द डे ज्यादा एक्टिव रहना, इसे हम नीट दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहते हैं। इससे आप 700 to 2000 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। सो अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसा जॉब करते हो जहां आप कंप्लीटली चेयर बाउंड हो और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते, या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिस वजह से आप मूवमेंट नहीं कर पाते, इसके अलावा तो मुझे और कोई रीजन नहीं मिल रहा नीट दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को यूज ना करने का। जनरली पूरे दिन में एक्टिव रहने की कोशिश करो। जब भी पॉसिबल हो, ट्राई टू स्टैंड अप एंड वॉक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रॉल कर रहे हो या फिर फोन पर किसी से बात कर रहे हो, तो उसे एक जगह पर बैठ के करने के बजाय चलते चलते कीजिए। थर्ड टूल है एक्सरसाइज। हम तीनों टाइप्स के ट्रेनिंग दैट इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, मॉडरेट इंटेंसिटी कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो दैट इज हिट, मिक्ड एंड लेस, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो कि यूजुअली 1:1 के रेशियो में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 4 मिनट स्प्रिंटिंग दैट इज हाई इंटेंसिटी जो होती है अराउंड 80 to 95% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट, followed by 4 minute of active recovery period, for example jogging जो होता है around 60 to 70% of your maximum heart rate. Second exercise है MICT that is moderate intensity continuous training. इसके examples है brisk walking, jogging। ये generally 30 to 60 minutes के लिए की जाती है at 55 to 75% of your maximum heart rate. Third type of exercise है LISS that is low intensity steady state cardio. Walking at a moderate pace is an excellent example of low intensity cardio. According to many research papers, high intensity exercises such as weight training, jumping, push-ups, squat ये ज़्यादा ग्लाइकोजन बर्न करती है एक्सरसाइज करते वक्त, और एक्सरसाइज होने के बाद जिसे हम पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन कहते हैं, तब ये ज़्यादा फैट बर्न करती है। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है लंबे समय के लिए मॉडरेट या लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने पर। मॉडरेट या लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी ज़्यादा फैट बर्न करती है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोजन, और बाद में एक्सरसाइज होने के बाद ज़्यादा ग्लाइकोजन बर्न करती है। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेस्ट प्रोटोकॉल क्या रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस करने के लिए। पहले आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करो जैसे वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग जो हमने पहले डिस्कस किए थे, और उसके इमीडिएटली बाद आप मॉडरेट या लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करो। स्पेशली अगर आप ये फास्टेड करोगे तो फैट मोबिलाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन और हायर रेट्स में होगा। पर फास्टेड ट्रेनिंग करते वक्त काफ़ी लोग अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आपका मेन गोल सिर्फ फैट लॉस करना नहीं है और आपको जिम के अंदर या कोई और टाइप की ट्रेनिंग करते वक्त अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी देना है, तो मोस्टली फास्टेड ट्रेन करना सही नहीं होगा। पर आज हम मेनली ये डिस्कस कर रहे हैं that what is optimal for losing body fat। तो अभी हम बात करेंगे कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में जो फैट लॉस के लिए मदद कर सकते हैं। पर कोई भी सप्लीमेंट को यूज करने से पहले हमने बाकी के जो टूल्स पहले डिस्कस किए थे, आपको उन पर ध्यान देना है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो फैट सेल्स में जाकर एड्रेनालिन रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं,
जिससे फैट मोबिलाइजेशन और ऑक्सीडेशन होता है, और इन्हें जानना यूजफुल होगा अगर आपका गोल तेजी से फैट लॉस करना है। और ऐसा ही एक कंपाउंड है जो काफी सारे लोग कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज कैफीन। कैफीन यूजफुल हो सकता है टू ऑक्सीडाइज और बर्न मोर फैट। कैफीन के डोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डोज अबाउट 3 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम एंड अप टू 6 milligrams per kilogram has a significant effect on fat oxidation rates during exercise. For example, अगर आप 70 kgs के हो तो 210 मिलीग्राम से लेकर 420 मिलीग्राम्स तक आपके लिए इफेक्टिव डोसेजेस है। और अगर आप कैफीन सेंसिटिव हो तो आपको केयरफुली अपना डोज डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को माइग्रेन, इंसोम्निया, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, एंजाइटी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए अगर आप कैफीन सेंसिटिव हो तो उसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। काफी लोगों को ट्रेनिंग से पहले 100 to 400 मिलीग्राम्स कैफीन लेने से उनकी अलर्टनेस बढ़ाने में और फैट ऑक्सीडेशन रेट्स को बढ़ाने में फायदा होगा। सो द टेक अवे पॉइंट इज, अगर आप सेफली कैफीन को यूज कर सकते हो तो वर्कआउट से 30 मिनट्स पहले 200 मिलीग्राम्स से लेकर 450 मिलीग्राम्स तक कैफीन लेना बेनिफिशियल होगा फैट ऑक्सीडेशन रेट्स को बढ़ाने के लिए। अगर कैफीन लेने से आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं तो आप 450 मिलीग्राम से भी ज़्यादा डोसेजेस ले सकते हो। दूसरा सप्लीमेंट जिसका फैट बर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल है वो है कार्निटीन। लेट्स इमेजिन ये एक सेल है, ये उसका साइटोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो फैटी एसिड्स को साइटोप्लाज्म में से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्निटीन हेल्प करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही इन फैटी एसिड्स का कन्वर्जन होता है एटीपी, दैट इज एनर्जी में। यही रीजन है कि एल कार्निटीन फैट लॉस के रेट्स को बढ़ा सकता है। एल कार्निटीन के कई अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे एसिटाइल एल कार्निटीन टार्टरेट, प्रोपियोनाइल एल कार्निटीन। इनमें से एसिटाइल एल कार्निटीन मोस्ट इजीली एब्जॉर्ब फॉर्म है। अब बात करते हैं एल कार्निटीन के डोसेज के बारे में। तो एल कार्निटीन का स्टैंडर्ड डोज है 500 to 2000 मिलीग्राम्स पर डे, और अगर आप एसिटाइल एल कार्निटीन ले रहे हो जो ज़्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होता है तो वो आप 2700 मिलीग्राम्स तक ले सकते हो। एल कार्निटीन को एक ही डोज में लेने के बजाय उसे डिवाइडेड डोसेजेस में लेना बेहतर होगा। फैट ऑक्सीडेशन के साथ साथ एल कार्निटीन के बाकी बेनिफिट्स भी है, जैसे एल कार्निटीन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल सोरनेस को कम करता है। मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में एल कार्निटीन को यूज किया जा सकता है। वो स्पर्म मोटिलिटी एंड क्वालिटी को इंक्रीज करता है। फीमेल्स जिनमें पीसीओएस दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कंडीशन है, उनमें ओव्यूलेशन और ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट्स को भी इंप्रूव कर सकता है। सो एल कार्निटीन काफी सारी कंडीशंस में यूजफुल हो सकता है, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैट लॉस के बारे में। फैट लॉस के लिए आपको एल कार्निटीन यूज करना एब्सोल्युटली नेसेसरी तो नहीं है, पर अभी आपको फैट मोबिलाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कैसे काम करती है और इसमें एल कार्निटीन फैटी एसिड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में कैसे मदद कर सकता है ये पता चल चुका है, तो आप एल कार्निटीन को यूज़ करके देख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे कुछ फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड्स के बारे में, जैसे GLP-1 एनालॉग लायराग्लूटाइड। लायराग्लूटाइड काम कैसे करता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम जानेंगे। It delays gastric emptying, reduces glucose absorption, increases satiety and therefore causing significant weight loss. वैसे तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसे आपको वेट लॉस के लिए यूज़ करना चाहिए या नहीं, यह आपका डिसीजन है, पर अगर आप इसे यूज़ करने वाले हो तो उसे अपने फिजिशियन के ऑब्जर्वेशन के अंडर ही करना। दूसरा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ऑर्लिस्टैट, जो एक पोटेंट इनहिबिटर है लाइपेज एंजाइम का। ऑर्लिस्टैट हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बॉन्ड फॉर्म करता है लाइपेजेस के साथ, और इसकी वजह से लगभग 30% डाइटरी फैट्स डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते। थेरेप्यूटिक डोज ऑफ ऑर्लिस्टैट इज 120 मिलीग्राम्स 3 टाइम्स अ डे विथ मील, और हर मील में कुछ फैट्स होने चाहिए। ऑर्लिस्टैट लेने से फैट सोल्यूबल विटामिन्स जैसे विटामिन डी, ई और बीटा कैरोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो अगर आप ऑर्लिस्टैट लेने वाले हो देन विटामिन सप्लीमेंटेशंस आर रेकमेंडेड टू अवॉइड डेफिशिएंसी। वेट लॉस के लिए हाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Staying properly hydrated helps maintain a healthy metabolic rate and promotes a well-functioning digestive system that supports in weight loss. Also, if you stay well hydrated, then you won't be feeling thirsty or hungry. और हाई चांसेस है कि आप बाकी के हाई कैलोरिक बेवरेजेस ना पियो। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारा मटेरियल कवर किया है। हमने फैट लॉस के बारे में जो बेसिक साइंस है, दैट इज कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज बर्न, कैसे काम करता है, कैसे आप कैलोरीज बर्न वाले पार्ट में पर्टिकुलरली फैट बर्न को प्रमोट कर सकते हो। हमने काफ़ी सारे टूल्स डिस्कस किए, जैसे स्लीप, नीट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज लाइक हाई इंटेंसिटी, मॉडरेट, लो इंटेंसिटी। फिर सप्लीमेंट्स में हमने कैफीन और एल कार्निटीन के बारे में डिस्कस किया।
और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के बारे में भी बात की। सो जो भी टूल्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो आप अपने फैट लॉस रेजिमेन में इंक्लूड करो। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है, अगर आपको लगता है कि वो आपके फैट लॉस जर्नी में किसी भी तरह से हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन एक ऐसी जगह है जहां आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दे सकते हो। अगर आपको कोई एपिसोड पसंद नहीं आया या ज़्यादा पसंद आया, या किसी एपिसोड में कोई एक पर्टिकुलर पार्ट वो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करूंगा और हमारे फ्यूचर एपिसोड्स में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो डिसाइड करूंगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इंटरेस्ट। स्टे हेल्दी।